मैं भारत के पीएम सीरीज के 11वें एपिसोड में किस्मत से बने प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के किस्से के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले मैंने भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर इस 11वें एपिसोड तक वीडियो बनाए हैं। आप इससे पहले वाले एपिसोड चैनल में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज़ाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। चलो, 1996 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर चुकी थी। दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में एक बैठक चल रही थी। इसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम के हरिकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु शामिल थे। ज्योति बसु ने एचडी देवगौड़ा को बुलाया और सीधे कहा, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। बसु का सीधा इशारा देवगौड़ा को पीएम बनाने का था। देवगौड़ा ने चौंकते हुए कहा, सर, मेरी पार्टी में और भी नेता हैं। बसु ने लालू से कहा, लालू, आप फौरन इसकी घोषणा करिए। बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे थे। परेशान देवगौड़ा इससे बचना ही चाहते थे। उन्होंने बसु से कहा, सर, मैं 2 साल से भी कम समय से कर्नाटक का सीएम हूँ। मेरा करियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ज़्यादा दिन सरकार नहीं चलाने देगी। क्या हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने शरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया? मुझे हिंदी भी नहीं आती है और मैंने पूरा देश भी नहीं घूमा है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कृपया कर आप अपना मन बदल लीजिए। सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि देवगौड़ा ने पीएम न बनने के लिए बसु के पैर तक छूकर मनाने की कोशिश की थी। हालांकि बसु नहीं माने। उन्होंने देवगौड़ा को समझाते हुए कहा, क्या मैं बाहर जाकर भारत के लोगों से कहूं कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेक्युलर विकल्प नहीं है? आप समझिए, यदि आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। वक्त भी कम है। 1996 लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बने क्षत्रिय दल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहली बार बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस यहीं पर सिमट गई चुकी थी। असल में चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट हो गई थी। कई नेताओं ने अपने क्षत्रिय दल बना लिए। उनमें माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, एनडी तिवारी की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस और जीके मूपनार की तमिल मनुला कांग्रेस शामिल थी। इसके चलते कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। वही क्षत्रिय दल किंग मेकर बने। इसमें से सीपीएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी समेत 13 दलों ने चुनाव के बाद मिलकर यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को 165 सीटें मिली, जिनमें से जनता दल को 46 और सीपीएम को 32 सीटें मिली। प्रधानमंत्री बनने के लिए नेताओं ने गणेश परिक्रमा शुरू की। वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता मिलने से भड़का संयुक्त मोर्चा। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया। लेकिन ये बात वाम दल और संयुक्त मोर्चा को नागवार लगी। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं, वाम नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि राष्ट्रपति और संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मैं भी वहां मौजूद था। कामरेड हरिकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि क्या हमने इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया है कि आप एक संघी आरएसएस सरकार को सत्ता में लाए? दरअसल सीपीएम के महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत के.आर. नारायण को उपराष्ट्रपति बनाने की शर्त पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाने के लिए सहमत हुए थे। चूंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था तो वो लेफ्ट पार्टियों ने शर्मा के नाम का समर्थन किया और वो राष्ट्रपति बने। सुरजीत की राष्ट्रपति से नाराजगी की वजह यही थी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। बहुमत से कम सीटें होने के बावजूद वाजपेयी ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की बात कही, लेकिन ऐसा न हो सका और सरकार बनने के 13वें दिन
वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया और इसका जिक्र हम पिछले एपिसोड में भी कर चुके हैं। प्रस्ताव मिला तो घर से गायब हुए वीपी सिंह वाजपेयी की सरकार बनने से लेकर गिरने तक संयुक्त मोर्चे में प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए रस्साकसी जारी रही। सुगत श्रीनिवास बताते हैं कि संयुक्त मोर्चे की पहली पसंद वीपी सिंह ही थे, लेकिन बसु इससे नाखुश थे। फिर भी उन्होंने वीपी सिंह से बात करने को कहा। इसके बाद देवगौड़ा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, द्रमुक नेता करुणानिधि और मुरासोली मारन वीपी सिंह के आवास एक राजाजी मार्ग पहुंचे। इस नेताओं को लॉन्च में बिठाया गया और चाय, कॉफी व बिस्किट परोसे गए। वीपी आए और सभी से मिलकर वापस अंदर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद वीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह आकर बोली, उन्होंने कहा है कि आप लोग इंतजार न करें, पीएम के प्रस्ताव पर मैं राजी नहीं हूं। इस पर सभी वहां से रवाना हो गए। दरअसल वीपी पिछले दरवाजे से कहीं और चले गए थे। खुद की पार्टी ने नहीं चाहा ज्योति बसु को पीएम बनाना। वाम नेता ज्योति बसु चाहते थे कि वो पीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी में ही इस पर सहमति नहीं थी। वरिष्ठ पत्रकार लेखक एनपी अपनी किताब वाजपेयी में लिखते हैं, 1977 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए ज्योति की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से थी। उनके दोस्त कांग्रेस में भी थे, लेकिन उनकी ही पार्टी सीपीएम के युवा और विचारधारा के पक्के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे सदस्यों ने उन्हें पीएम बनने का प्रस्ताव के खिलाफ बगावत कर दी और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। संयुक्त मोर्चे में शामिल लालू यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को पीएम नहीं बनना देने चाहते थे, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उम्र बहुत ही कम थी। तमिलनाडु की 37 सीटों पर कब्जा करने वाले जी के मुपनार और एम करुणानिधि को दिल्ली की राजनीति में कोई इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं थी। दोनों तमिल नेताओं ने एक दूसरे को सत्ता के खेल से बाहर कर दिया। जनता दल 46 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इसलिए देवगौड़ा को पीएम बनाने के लिए बेहतर समझा गया था। इसके बाद देवगौड़ा को पीएम बनाने की कवायद शुरू हुई। नरसिम्हा राव से देवगौड़ा की दोस्ती काम आई और सरकार में समर्थन मिला। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे को सरकार बनाने से बाहर रहते हुए समर्थन देने की बात कही थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव और देवगौड़ा अच्छे दोस्त थे। दोनों ही ज्योतिष और ग्रहों की चाल के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते थे। इसके अलावा देवगौड़ा ने राव की अल्पमत की सरकार बचाने में भी मदद करी थी। इस तरह संयुक्त मोर्चे और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवगौड़ा को 318 सांसदों का साथ मिला। बिहार भवन में बैठक शुरू हुई। इसमें ओडिशा के बिजू पटनायक, कर्नाटक के पूर्व सीएम रामकृष्ण हेगड़े, एचडी देवगौड़ा, लालू यादव, शरद यादव, श्रीकांत कुमार जैना समेत कई नेता मौजूद रहे। पटनायक खड़े हुए और देवगौड़ा को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि पटनायक ने किसी ने ऐसा करने को नहीं कहा था। जैसे ही देवगौड़ा का नाम बैठक में गूंजा, वैसे ही हेगड़े नाराज होकर बाहर चले गए। श्रीकांत ने इसके सभी आधिकारिक काम पूरे किए। देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा। हालांकि लेखक ने तारीख का जिक्र नहीं किया था। देवगौड़ा बोले, बिना परिवार के एक सूटकेस लेकर दिल्ली चलेंगे। सीएम देवगौड़ा के प्रधान सचिव एच मीनाक्षी सुंदरम अमेरिका से बेंगलुरु लौटे थे। उन्हें सीएम के आवास अनुग्रह से फोन आया। सुंदरम को लगा कि निर्वाचित हुए पीएम द्वारा राज्य के अधिकारियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया गया होगा। जब सुंदरम अनुग्रह पहुंचे तो देवगौड़ा की पत्नी चन्नमा उनका इंतजार कर रही थी और किसी अन्य अधिकारी को डिनर के लिए नहीं बुलाया गया था। सुंदरम और चन्नमा के बीच पहले कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उनकी चिंता साफ झलक रही थी। वो इस बात से कम खुश थे कि उनके पति देश की सरकार चलाएंगे। चन्नमा ने कहा, वह लंबे संघर्ष के बाद कर्नाटक के सीएम बने थे और अच्छा काम कर रहे थे। हम यहाँ खुश थे, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की,
मैं और मेरा परिवार घबराए हुआ है। न जाने दिल्ली में हमारा क्या इंतज़ार करा जा रहा है। हम वहाँ किसी को नहीं जानते हैं, न ही हमें वहाँ की भाषा यानी हिंदी आती है। जब भी मैं किसी से दिल्ली के बारे में बात करती हूँ तो मुझे वो डरा ही देते हैं। अब जब उन्होंने दिल्ली जाने का मन बना ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जाए। 20 मिनट की बातचीत के बाद दोनों डाइनिंग रूम गए जहाँ देवगौड़ा बैठे थे। देवगौड़ा ने सुंदरम से कहा, सुंदरम आवारे कृपया आप पीएमओ में शामिल हो। हमारा कार्यकाल लंबा नहीं होगा, अपना परिवार शिफ्ट मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर ही दिल्ली जाएंगे। 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में सीपीएम के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्ता, गृह मंत्री पी चिदंबरम वित्त मंत्री और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने। वहीं इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री, मुरासोली मारन उद्योग मंत्री और रामविलास पासवान रेल मंत्री बने। आंतरिक दबाव के बावजूद देवगौड़ा ने गरीब और किसानों में, भूमिहीन मजदूरों तथा गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए बहुत और खूब काम किया। इनके लिए विशेष योजनाएं बनवाई इस देश में और कोशिश की कि इनका लाभ समाज के हर उस वर्ग तक पहुंचे। देश की इकोनॉमी में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए 1997-98 के बजट में बहुत से आर्थिक सुधार शुरू हुए। देवगौड़ा अक्सर मीटिंग्स में सो जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा डीएलएफ चेयरमैन केपी सिंह अपनी एक आत्मकथा वेटर द आर्ट्स द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड डीएलएफएस में लिखते हैं। देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में पीएम देवगौड़ा को बताने के लिए बड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा। मीटिंग शुरू हुई और प्रेजेंटेशन पेश किया गया। जब प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो हमें ऐसा लगा कि देवगौड़ा कुछ सुन नहीं रहे हैं। वो अचानक जगे और एकाएक बोलने लगे कि मुझे बहुत खुशी है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। किंग मेकर लालू को ही देवगौड़ा से मिलने का समय नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार में बहुमत का गणित किताबी गणित से कहीं ज़्यादा कठिन था। हर दिन सरकार को बचाने या गिराने की कवायद जारी रहती थी। उस टाइम रशीद कितवई लिखते हैं, पीएम देवगौड़ा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दौड़कर बिहार भवन जाना पड़ता ही था। फिर बाजी पलटी और लालू चारा घोटाला में फंस गए। इस मामले में सीबीआई ने लालू से पूछताछ की अनुमति मांगी। तब लालू को देवगौड़ा ने सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात के लिए कई दिनों का इंतजार करवाया। वरिष्ठ पत्रकार शंकरशरण ठाकुर अपनी एक किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं, 1997 में लालू से पहले राउंड की पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने देवगौड़ा को फ़ोन लगाया और उन पर भड़क गए। लालू ने कहा, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, जो आप करवा रहे हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी करनी है तो बीजेपी के खिलाफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। देवगौड़ा ने लालू से अपनी मजबूरी ही बता डाली सीधी। हालांकि देवगौड़ा चाहते तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह के जरिए लालू की मदद वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। एक बार तो लालू ने पीएम आवास में देवगौड़ा पर तंज कसा दिया, इसलिए कि आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। देवगौड़ा ने भी इसी लहजे में जवाब दिया, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल थोड़े ही हैं कि जब शाह जिसे शाह भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूँ। घोटालों की जांच से नाराज कांग्रेस ने जल्दबाजी में सरकार से हाथ खींचा और कांग्रेस का जल्दी ही देवगौड़ा से मोह भंग हो गया और तीसरे मोर्चे पर कोई नया नेता चुनने के लिए जोर डालने लगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में लिखते हैं, देवगौड़ा सरकार जानबूझकर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था। बेफोर्स कांड के बारे में फिर से चर्चा शुरू कर दी गई थी। यहाँ तक कि देवगौड़ा सरकार के कई मंत्री खुले तौर पर
कांग्रेस के शासन की आलोचना करते थे। 22 जनवरी 1997 की तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जिन्नेवा से अपने साथ एक बॉक्स लेकर आए थे जिसमें कथित तौर पर बेपोर से जुड़े दस्तावेज थे। हालांकि जांच में कभी इन बेपोस दस्तावेजों का जिक्र भी नहीं हुआ। इन आरोपों के चलते कांग्रेस में सरकार से समर्थन वापस लेने की बात होने लगी। मार्च 1997 में जल्दबाजी दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चे पर दबाव डाला कि वे अपना पीएम बदले। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सीताराम केसरी ने ली। केसरी और देवगौड़ा के बीच 36 का आंकड़ा पहले से था। 1997 में केसरी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी को हटाने की मांग की, लेकिन देवगौड़ा ने इसे खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष केसरी कई मामलों में सरकार को दबाना चाहते थे और अक्सर ही प्रधानमंत्री से खुन्नूस खाए हुए रहते। उन्हें तो मंत्रियों की गाड़ियों के हूटर और सायरन तक से दिक्कत थी। बताते हैं केसरी कहा करते थे कि इन मंत्रियों ने अपने ड्राइवरों को हिदायत दे रखी है कि दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने से गुजरते समय अपनी गाड़ियों में लगे हूटर और सायरन खूब ही तेज बजाया करे, जिसमें विपत्तियों में फंसे सचा केसरी को और परेशान किया जा सके। सरकार जाने पर देवगौड़ा बोले, कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा है। 11 अप्रैल 1997 को संसद में देवगौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस के हाथ खींचने से सरकार अल्पमत में आ गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 292 और खिलाफ में 158 वोट पड़े, जबकि 6 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर देवगौड़ा बोले, यह मेरी नियति है, मैं मिट्टी से उठकर फिर यहाँ विराजमान होने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे अध्यक्ष केसरी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अपनी राजनीतिक यात्रा में मैं 10 चुनाव का हिस्सा रहा हूँ। केसरी ने अब तक कितने चुनाव लड़े हैं? यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की बातें बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की आज कोई भी कदर नहीं है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए यह बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी में है कि किसी तरह मुझे यहाँ से रवाना किया जाए। 11 अप्रैल 1997 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवगौड़ा केवल 10 महीना तक ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रह पाए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं, देवगौड़ा एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी त्रासदी से कम नहीं थे। ब्लास्ट और बम दोनों ही एक समान थे। उन्होंने भारत के किसानों के लिए चमत्कार दिखाने के दावे किए थे, लेकिन वे संदिग्ध सौदों में फंसकर भी रह गए और इसी हिसाब से उनका कार्यकाल पूरा होता गया और हो गया। अगला बार वे प्रधानमंत्री कौन थे, कैसे थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा, अगले वीडियो में देखोगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 1 से लेकर पीएम सीरीज देखने के लिए चैनल में जाए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।